हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम हान बिनाक थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो मैंने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए थे उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी रह गए हैं, बट मैं अभी हान बिनाक थ्योरम इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर बाकी के जो टॉपिक्स अभी पीछे रह गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ तो मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं अभी लास्ट वीडियो में, तो आप वो देख सकते हैं, बट अभी भी कुछ टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं जो हान बिनाक थ्योरम से पहले डिस्कस करने चाहिए थे मुझे, बट मैं अभी इस थ्योरम से स्टार्ट कर रही हूँ। इस थ्योरम में जो भी इम्पॉर्टेंट बातें आपको बतानी होगी इससे रिलेटेड, वो मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी, और उसका जो प्रूफ होगा वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, if M be a linear subspace of a non-linear space N and F be a bounded linear function on M, then function is from M to complex भी हो सकता है कोडोमेन आपका, और रियल भी हो सकता है। then it can be extended to a bounded linear functional F naught on the whole normed linear space N such that कि जो नॉर्म होगा फंक्शन का और एक्सटेंडेड फंक्शन का वो आपस में इक्वल हो। सबसे पहले हम स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। यहाँ पर जो n है वो आपका नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, m आपका सब स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि n से छोटा होगा ये m सब स्पेस। f ये जो फंक्शन है, यहाँ पर आपको इस फंक्शन के बारे में दो चीज़ें बताई गई हैं कि वो बाउंडेड होगा और लीनियर होगा, ठीक है। तो इसका भी यूज़ हम आगे करेंगे। ऑन m फंक्शन कैसा है, m से इस तरीके का फंक्शन, डोमेन और कोडोमेन आपको बताया हुआ है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हम f को एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सटेंड करके f नोड बना सकते हैं उसी नॉर्म लीनियर स्पेस n में, सच दैट कि जो नॉर्म होगा उस f फंक्शन का और जो हम एक्सटेंड करेंगे उनका नॉर्म आपस में इक्वल आ जाए। इस चीज़ को इस तरीके से पहले समझो। मैंने ये ले लिया नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n, ठीक है। m उसका सब स्पेस है, तो मैंने इस तरीके से ये पोर्शन ले लिया m, ठीक है। फंक्शन बोल रहा है मुझे ये f जाएगा किस पे, ये जो कोडोमेन है आपका वो रियल और कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन के बारे में मुझे दो बातें पता हैं कि ये बाउंडेड और लीनियर है, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसको इस फंक्शन को मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ इस तरीके से। तो ये अब ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इस पूरे का जो फंक्शन है वो मेरा एफ नॉट है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान दो, अगर मैं सपोज करो कोई एलिमेंट यहाँ से लेती हूँ x, और ये जो पूरा है ये पोर्शन m है, ये पूरा पोर्शन m नॉड मान लो, ठीक है। ये जो x एलिमेंट है वो आपका m में भी बिलोंग कर रहा है और m नोड में भी बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि m अगर ये पोर्शन है तो m नोड में ये मैंने पूरा पोर्शन माना हुआ है क्योंकि एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर मैं इस पे फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ तो मैं f के थ्रू भी करूँगी तो भी मुझे जो सेम आंसर मिलेगा fx, ठीक है। और एफ नोड के थ्रू भी अगर मैं इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, इसकी मैपिंग करा रही हूँ, तो भी मुझे जो इसकी इमेज होगी वही सेम मिलेगी, एफ एक्स या फिर एफ नोड एक्स बोल लो, एक ही बात है। क्योंकि जो ये पोर्शन है उस पर आप कोई भी फंक्शन अप्लाई कर लो, चाहे एफ कर लो चाहे एफ नोड कर लो, आपको सेम ही इमेज मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ नोड एक्स एक ही आएगा, ठीक है। क्योंकि फिर से बता देती हूँ इसका रीज़न कि अगर मैं कोई किसी एलिमेंट की बात कर रही हूँ जो m में है, ठीक है, या फिर आप m नोड में भी बोल सकते हो, तो उसको मैं किसी भी फंक्शन की हेल्प से मैपिंग करा सकती हूँ उसकी, या ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। बट वही सेम चीज़ मैं तब नहीं बोल सकती अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट मान लेती हूँ x नोड जो m नोड में अब है बट m में नहीं है, ठीक है। तो उसकी मैपिंग सिर्फ f नोड के हेल्प से ही होगी। ये चीज़ क्लियर है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो f का नॉर्म है वो f नॉट के नॉर्म के इक्वल हो जाए। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको ये गिवन है कि f जो है बाउंडेड और लीनियर है, तो f नोट उसका एक्सटेंडेड फंक्शन है, तो वो भी बाउंडेड और लीनियर आपको प्रूफ करना होगा। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मुझे एक लेमा प्रूफ करने की ज़रूरत है, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों के पार्ट के लिए, ठीक है। तो कुछ अभी हम इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशंस देखेंगे और इसका लेमा देखेंगे, फिर इसके प्रूफ पे आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर प्रूफ है।
बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ये हम पूरा नहीं देख रहे, जो आपको इस थ्योरम में ज़रूरत है बस मैं उतना ही बताऊंगी इसमें। आप यहाँ पर देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, अभी जो थ्योरम मैंने देखी उसमें लिखा था बाउंडेड लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन का देखते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है टी, उसका नॉर्म किसी एक पर्टिकुलर चीज से लेस देन इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बाउंडेड है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, इससे ये पता लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी चीज से बाउंड कर रही है, क्योंकि के यहाँ पे कोई रियल नंबर है। अब अगर आप फंक्शन की बात करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन का नॉर्म लेकर हम चल सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर चीज से उसको बाउंडेड शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दूसरी थ्योरम है जिसको हम अभी बाद में ही डिस्कस करेंगे, बस स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर बात की हुई है, तो आप फंक्शन देख सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का किस तरीके से है कि जो फंक्शन सुप्रीमम, फंक्शन में हमने सुप्रीमम ले रखा है, ठीक है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्म है जहाँ पर ये जो x है उसकी नॉर्म लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि हम फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो हमने टी ले रखा है, लीनियर फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम एफ ले लेंगे और फंक्शन को हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। बस ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हर जगह फंक्शन आ जाएगा, नॉर्म सेम रहेगा एक्स का लेस देन 1, ठीक है। तो ये लीनियर के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं। इसकी थ्योरम है, प्रूफ भी है, जिसको हम बाद में देखेंगे। आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, वी से दैट के ए यहाँ पर इसका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है किसके साथ। यहाँ पे देखो इन दोनों साइन का मतलब, आप देखो इस साइन का मतलब है ये लेस देन इज इक्वल्स टू। अगर हम सिर्फ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। यहाँ पर एक्स कॉमा इस साइन को बना देती हूँ तो ये हो जाएगा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, जिसको हम पीओ सेट भी बोलते हैं, इट इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो यहाँ पर ए का बी के साथ कैसा रिलेशन है, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज दिस। तो देन वी कैन से दैट एक्स जो आपका नॉन एम्प्टी सेट यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पीओ सेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, जैसे कि ए जो है आपका अगर एक्स से बिलोंग कर रहा है तो वो अपने ही सेट के साथ एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंड यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है एंटी सिमेट्रिक, जहाँ पर ए और बी इस बार हमने ले लिया, ए यहाँ पर बी के साथ पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है और बी का ए के साथ भी अगर पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है देन ए जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसटिव, ए बी सी इस बार हमने ले लिया, ए का बी के साथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये ध्यान रखना है सिंबल्स के, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का सिंबल कैसा होता है, लेस देन इज इक्वल्स टू का। सेट आप लिखते हो तो किस तरीके से आपको लिखना है, सेट लिखना है फिर उसका सिंबल लिखना है। 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांसटिव। एग्जाम्पल है नेक्स्ट यहाँ पर px डिनोट द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। तो px क्या होता है आपका पावर सेट होता है, पावर सेट ऑफ x। तो यहाँ पर हमने इस रिलेशन को डिफाइन कर दिया पावर सेट पे। ऑन फॉलोइंग ए सबसेट है b का और रिलेशन कैसा है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट तो वही हो गया, खुद के साथ उसका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। जो तीनों प्रॉपर्टीज अभी हमने सेटिस्फाई करवाई वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। देन दिस इज अ पार्शियल रिलेशन ऑन पावर सेट ऑफ एक्स एंड दिस, इसको क्या कहेंगे जब हम उस सेट को लिख देते हैं और रिलेशन को लिख देते हैं, इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ओके, तो यही आपको बात ध्यान रखनी है। इस एग्जाम्पल में दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जॉन लेमा पे, जिसका यूज हम करेंगे थ्योरम में। अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट विच हैव अ लीस्ट अपर बाउंड, या फिर सुप्रीमम बोल सकते हो, ऑफ एवरी चेन ए हैज एटलीस्ट 1 मैक्सिमम एलिमेंट। तो इस लेमा का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि आपने यहाँ पर क्या ले रखा है, कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर जो सेट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है तो अभी जो तीनों प्रॉपर्टीज हमने ऊपर देखी वो तीनों सेटिस्फाई होंगी। तो इस जो चेन यहाँ पर हमने ले रखी है ए, इसका कोई ना कोई आपको मैक्सिमम एलिमेंट जरूर मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज हम आगे करने वाले हैं।
अब आ जाते हैं मेन लेमा पे। तो लेमा भी उस थ्योरम का एक तरीके से पार्ट है, बिकॉज इस लेमा की हेल्प से ही हमने उसको प्रूव किया है। स्टेटमेंट के नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि लेमा आपको प्रूव करने की ज़रूरत है। थ्योरम ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है या कितना लिखना है। तो लेमा देखते हैं। लेमा की जो स्टेटमेंट है वो थ्योरम से थोड़ी सिमिलर ही है। लेट एम बी अ लीनियर स्पेस ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस एन एंड एफ बी अ बाउंडेड लीनियर फंक्शन ऑन एम दैट इज दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा शुरू हो रहा है वो ये है कि इफ़ एक्स नॉट, मैंने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो एम में बिलोंग नहीं कर रहा, एंड लेट एम नॉट is equals to m plus x naught be a linear subspace spanned by m and x naught, then there is extension of f which is bounded linear functional f naught on m naught such that norm of f is equals to norm of f naught. तो यहाँ पर जो आपको नोटिस करना है, देखो ये जो एक्स नोट ऐसा एक एलिमेंट है जो एम में बिलोंग नहीं करता, तो मैंने ये एक्स नोट ऐसा एलिमेंट ले लिया जो एम नोट का है, या फिर ये बोल लो कि ये जो एम में बिलोंग नहीं करता, और इसके एलिमेंट्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि इस तरीके से वो लीनियर सबस्पेस स्पैन हो रहा है। ठीक है, तो एम नॉट इज इक्वल्स टू एम प्लस एक्स नॉट। तो एम नॉट ये पूरा हो गया, एम ये हो गया, प्लस एक्स नॉट ये जो चलता रहेगा, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड नहीं है, मैं आगे अल्फा मल्टीप्लाई कर दूंगी जैसे कि ये चेंज होता रहे। ठीक है, तो कैसे स्पैनिंग किए, एम नॉट इज इक्वल्स टू एम प्लस एक्स नॉट। ठीक है, तो इसकी स्पेनिंग किस तरीके से हो गई है अब आपको समझ में आ गया होगा। एम नोट को मैंने एम प्लस दिस पोर्शन कर दिया है। अब प्रूफ लेमा का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस 1 देखेंगे रियल के लिए। लेट एन बी अ रियल नॉन लीनियर स्पेस, देन फंक्शन कैसा हो रखा है, F2 N2, यहाँ पर N जो है इसका डोमेन है और यहाँ पर रियल इसका कोडोमेन है, क्योंकि मैं जो लेमा का केस अभी डिस्कस कर रही हूँ वो रियल के लिए कर रही हूँ। देन विदाउट अ लॉस ऑफ जर्नैलिटी वी एज्यूम दैट कि जो नॉर्म है एफ का वो इक्वल्स टू, मैंने 1 ले लिया, ये मैंने एज्यूम करा है और उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आगे है एम नॉट इज इक्वल्स टू एफ एम प्लस, वही सेम कि किस तरीके से स्पैन हुआ है। अब मैंने एम नॉट से एक एलिमेंट ले लिया वाई, देन वाई को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन लिखी है वो ऐसे ही एम नॉट के सारे एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर y अगर मैं एम नॉट से ले रही हूँ तो कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x जो है वो m का एलिमेंट है, तो ये आपको पिक्चर हमेशा ध्यान में रखनी है। x जो है वो m का एलिमेंट ले लिया, प्लस x नॉट है तो मैंने यहाँ पर अल्फा x नॉट ले लिया। ठीक है, जहाँ पर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो x है वो m से बिलोंग कर रहा है और अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मैंने दोनों साइड फंक्शन अप्लाई कर दिया। कौन सा फंक्शन, f नॉट, जो एक्सटेंडेड फंक्शन है वो अप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा f नॉट y, और यहाँ पर पूरे ब्रैकेट के आगे यहाँ पर आ गया f नॉट। अब एफ नॉट मल्टीप्लाई करूंगी अंदर ये फंक्शन में, तो एफ नॉट एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। मैंने अभी आपको बताया, तो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा अल्फा एफ नॉट एक्स नॉट, मैंने एफ नॉट एक्स नॉट को वहाँ पर वाई नॉट लेट किया हुआ है, तो मैंने इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर आ गया अल्फा वाई नॉट इज अ फिक्स्ड रियल नंबर। अभी आगे हम इसको, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। आगे हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, एफ नॉट वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अभी आगे है ये स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देख लो, एफ नॉट वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स खुद किसके इक्वल है, एफ नॉट एक्स के इक्वल है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि एफ नॉट जो है वो एक्सटेंशन है एफ का। वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है, सपोज अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो इससे ये इक्वल आ गया और ये खुद के, इससे ये इक्वल आ गया और ये खुद किसके इक्वल था, एफ नॉट एक्स के इक्वल था। इसका मतलब एफ नॉट जो है वो एक्सटेंशन हो गई एफ की। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है कि जो फंक्शन एफ नॉट है वो कैसा है, लीनियर है। तो लीनियर की 2 कंडीशंस हमें प्रूफ करनी होगी। मैंने एम नॉट से यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ले लिए, और एम नॉट से क्यों लिया है, क्योंकि अभी एफ नॉट के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं। तो y1 y2 ले लिया। y1 और y2 की फॉर्मेशन कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कैसी फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, m के होंगे। तो x1 x2 m से ले लिए। यहाँ पर जो मैंने अल्फा और बीटा जो रियल नंबर्स लिए हैं वो मैंने यहाँ एक में अल्फा ले लिया, एक में बीटा ले लिया और x नॉट ले लिया। अब फंक्शन लगा दिया, अप्लाई कर दिया y1 प्लस y2 पे, y1 और y2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर।
नेक्स्ट स्टेप में x1 प्लस x2 को साथ लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा साथ लिखकर x0 को यहाँ पर कॉमन ले लिया, फंक्शन अप्लाई अंदर करेंगे तो एफ नॉट एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, तो मैंने एफ नॉट एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर एफ एक्स लिख दिया। यहाँ पर अप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा एज इट इज आ गया। एफ नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू मैंने अभी इक्वेशन नंबर 2 में वाई नॉट पुट की थी, तो यहाँ पर भी मैंने इसको रिप्लेस कर दिया वाई नॉट से। अब लीनियर, अब एफ एक्स वन प्लस एक्स टू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू, और यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया अल्फा वाई नॉट प्लस बीटा वाई नॉट। उसके आगे है एफ एक्स वन प्लस ये अल्फा वाई नॉट को इस साइड लिख दिया, एफ एक्स टू को जैसा बस रीअरेंजमेंट कर दी है। उसके बाद है एफ नॉट एक्स वन प्लस अल्फा एक्स नॉट, वाई नॉट की क्या वैल्यू थी एफ नॉट और एक्स नॉट, तो वहाँ से हमने एक तरीके से आप बोल सकते हो कॉमन लेकर इस तरीके से लिख लिया एक्स वन प्लस अल्फा एक्स नॉट, जस्ट वैल्यू पुट कर दी है वाई नॉट की फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर सेम वही काम किया, फिर से वाई नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करके एफ नॉट को कॉमन लेकर लिख लिया। ये किसकी वैल्यू थी वाई वन की, ये किसकी वैल्यू थी वाई टू की, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है कि एफ नॉट वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल्स टू एफ नॉट वाई वन प्लस वाई नॉट एफ नॉट वाई टू। तो ये किसकी कंडीशन थी, लीनियर की कंडीशन थी। ये तो एडिशन में हो गई, अब हम एक स्केलर के लिए भी प्रूव करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, बीटा वाई ले लिया है यहाँ पर मैंने, तो ये एफ नॉट बीटा वाई की आपने वैल्यू पुट कर दी, तो वाई की वैल्यू कैसी फॉर्मेशन होगी उसकी एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट। उसके बाद बीटा मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब एफ नॉट को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो एफ नॉट एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, ये लिख दिया। एफ नॉट एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल होता है, तो ये इस तरीके से आ गया जैसे कि हमने लास्ट में किया था, बस वही करना है यहाँ पर भी। बीटा बाहर चला गया, एफ एक्स आ गया, इसी तरीके से बीटा यहाँ पर हमने लिख दिया और इसको लिख दिया अल्फा वाई नॉट। नेक्स्ट स्टेप में बीटा एज इट इज हमने रखा दो, क्योंकि दोनों कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है, और ये हो गया एफ एक्स प्लस अल्फा वाई नॉट बीटा। अब यहाँ पर वाई नॉट की फिर से आप वैल्यू को पुट कर दो, दैट इज एफ नॉट एक्स नॉट, एफ नॉट को कॉमन ले लो, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू थी वाई की थी, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी। तो अब हमने स्केलर वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर दी कि बीटा जो है बाहर आ जाएगा और फंक्शन कैसा लिख सकते हो आप एफ नॉट वाई। तो इन दोनों कंडीशन को प्रूव करने से हम ये बोल सकते हैं कि एफ नॉट जो है वो लीनियर फंक्शन है। नाउ अल्फा क्या था, हमने रियल लिया था, एफ एक्स क्या हो जाएगा फिर अगेन एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो एंड अल्फा एक्स नॉट इज ऑल्सो रियल, हेंस एफ नॉट इज अ रियल वैल्यूड। अगर आप हर चीज़ रियल ले रहे हो तो वो फंक्शन आप कैसा बोल सकते हो, रियल वैल्यूड बोल सकते हो। अभी आपने प्रूव कर दिया कि ये लीनियर फंक्शन है। अभी ये बाउंडेड का आ जाओ फिर से इक्वेशन नंबर 1 पे, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जो नॉर्म ऑफ फंक्शन एफ है वो मैंने इज इक्वल्स टू 1 ले रखा है। ठीक है, या आप लेस देन इज इक्वल्स टू 1 अगर मैं बोलती हूँ तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, बाउंडेड है। ठीक है, और ऑन एम नोड की बात, ऑन एम नोड होगा क्योंकि ये जो एफ नोड है वो किस पे है, एम नोड पे है, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट मुझे क्या प्रूफ करना है, अभी हम रियल के केस की ही बात कर रहे हैं कि जो फंक्शन f है उसका नॉर्म एफ नॉट के इक्वल है। ये मैंने फंक्शन अभी आपको बताया था कि आपको किस तरीके से लेना है। लीनियर में जो नॉर्म होगा f का वो किसके इक्वल आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन था तो t ले रखा था, फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हर जगह f हो गया, और नॉर्म जो होगा x का वो किससे लेस देन इक्वल्स टू होगा 1 के। अब यहाँ पर मैं एफ नॉट की बात करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एफ नॉट जो है एक तरीके से एक्सटेंशन है, वो उससे बड़ा है, तो इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज हो गई। ये बड़ा है तो इस तरफ आ गया, लेस देन इज इक्वल्स टू आ जाएगा उसके लिए, क्योंकि एम जो है वो एम नॉट के अंदर है। तो ये किसका बन जाएगा, सेम फंक्शन एफ नॉट का बन गया, वही सेम डेफिनेशन है, बट क्या डिफरेंस है, एफ नॉट का यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये किसकी बन गई, किसका नॉर्म हम लिख सकते हैं, एफ नॉट का लिख सकते हैं। तो जब आप एफ नॉट यहाँ पर क्या मिल गया कि जो एफ का नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू आ गया एफ नॉट के। यहाँ पर अभी हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 में बोला था कि जो एफ का नॉर्म है वो किसके इक्वल है, 1 के, तो वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि एफ नॉट का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एफ नॉट का जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है, तो इससे और इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि एफ नॉट जो है वो इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इज इट, इस बात को ध्यान देना कि यहाँ पर ये मैंने प्रूफ कर दिया कि एफ नॉट का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है। अब अगर मैं ये प्रूफ कर देती हूँ कि एफ नॉट का नॉर्म लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है, तो इन दोनों रिजल्ट से मैं क्या बोल सकती हूँ, इन दोनों रिजल्ट से मैं ये बोल पाऊंगी कि जो एफ नॉट का जो नॉर्म है वो इज इक्वल्स टू 1 है।
ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी मैं यही बोल सकती हूँ। ये बोल रहा है कि इससे ज़्यादा और इसके इक्वल है, ये बोल रहा है इससे लेस और इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ना तो ये ज़्यादा है ना तो ये कम है, ये एग्जैक्टली 1 के ही इक्वल है। तो अगर ये एफ नॉट का जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल आ जाता है, और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि एफ का नॉर्म भी 1 के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो ये आपस में ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। तो आगे हमने वही काम किया है, एफ नॉट का जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 शो करेंगे। वी चूज वाई नॉट इन सच अ वे दैट कि एफ नोट का जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 आ जाए। और आप ये बोल सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बाउंडेड। बाउंडेड का क्या मतलब है कि जो कोई फंक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से हम उसको बाउंड कर रहे हैं। तो अगर एफ नोट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो भी एलिमेंट लोगे वो किसके कैसे टाइप में आप लिखोगे, जो एम नोट की फॉर्मेशन है, जैसे वो स्पैन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एफ नोट ले लिया फंक्शन, एक एलिमेंट हम एफ नोट के डोमेन से ही लेंगे, दैट इज एक्स प्लस एल्फा एक्स नोट, और जिससे लेस देन होगा वो भी किसी एक क्वांटिटी जो है वो हम एम नोट से ही लेंगे, दैट इज एक्स प्लस एल्फा एक्स नोट। यहाँ पर एक्स जो है वो एम से बिलोंग कर रहा है, और रियल जो नंबर है एंड रियल नंबर एल्फा यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 है। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने एल्फा की वैल्यू पर 0 की थी, तो हम एक बार उसको ग्रेटर देन 0 भी लेंगे, लेस देन 0 भी लेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं फर्स्ट पे कि एल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिए, अगर मोड ऑफ एक्स वो लेस देन आर होता है तो हम किस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे जो ये माइनस और आर की वैल्यू में ये बाउंड हो जाएगा, ठीक है। मोड जब आप हटाओगे तो माइनस आर लेस देन इज इक्वल्स टू आर एंड लेस देन इज इक्वल्स टू देन आर, ये एक्स की वैल्यू। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। यही क्वांटिटी यहाँ नेगेटिव में लिखी है, यही क्वांटिटी यहाँ मैंने पॉजिटिव में लिखी है। फंक्शन मेरा यहाँ पर आ गया। मोड आपको हटाना पड़ेगा तभी ये ऐसा आएगा, तो आपको यहाँ पे मोड नहीं लगाना। उसके बाद आगे आ जाओ, और इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर ये सेम मैंने लिख दिया। फंक्शन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी एफ नोट, तो एफ नोट एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, तो एफ एक्स आ गया। एफ नोट एक्स नोट किसके इक्वल था, वाई नोट, तो जब मैंने इसको अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एल्फा वाई नोट। रेस्ट जो है बाकी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पर जो मुझे चाहिए वो चाहिए इस तरीके से कि वाई नोट की वैल्यू किसके बीच में है। तो मैंने क्या करा, एफ एक्स हटाने के लिए दोनों साइड मैंने माइनस एफ एक्स कर दिया, तो यहाँ पर माइनस एफ एक्स, यहाँ पर माइनस एफ एक्स, और ये तो हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद मुझे एल्फा भी हटाना है, एल्फा हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी डिवाइड हो गया, इधर भी डिवाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ भी नहीं करा हुआ, बस वो न्यूमरेटर के लिए, जो न्यूमरेटर एफ एक्स था उसके लिए अलग से लिख दिया, ये जो नॉर्म था उसके लिए अलग से लिख दिया। सेम यहाँ पर भी वही काम किया है। अब यहाँ पर आपके हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एफ एल्फा एक्स इज इक्वल्स टू आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और चाहो अगर ऐसे लिख रखा है तो आप एल्फा को अंदर इंक्लूड भी कर सकते हैं। और मोड का भी हमें पता है कि अल्फा अलग से मोड में आ जाएगा और एक्स का नॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पर वही हमने क्या है, एल्फा को यहाँ फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो ये हो जाएगा एक्स बाई एल्फा, ये हो जाएगा एक्स बाई एल्फा। इसमें जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एल्फा से एल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज आ गया। और सेम काम मैंने यहाँ पर भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरली, अभी मैंने जो एल्फा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का केस देखा था, यहाँ पर क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू का केस है। देन वी हैव माइनस एफ एक्स बाई एल्फा माइनस नॉर्म ऑफ दिस लेस देन इज इक्वल्स टू वाई नॉट दिस एंड दिस। तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। हेंस इफ एल्फा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, चाहे वो फिर ग्रेटर देन एंड लेस देन इज इक्वल्स टू 0 हो, 4 और 5th इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, माइनस एफ एक्स बाई एल्फा माइनस नोम एक्स बाई एल्फा प्लस एक्स नॉट, नोम जो है लेस देन इज इक्वल्स टू वाई नॉट लेस देन इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। तो 4th और 5th से हमने ये बोल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर आप 6 चाहो तो मान लो। नेक्स्ट है, लेट करा हमने x1 और x2 m से बिलोंग कर रहे हैं, देन fx2 माइनस fx1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज fx2 माइनस x1। अब मैं यहाँ पर मोड लगा देती हूँ तो इनइक्वालिटी आ गई मेरे पास। इनको अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ, f का नॉर्म अलग से लिख दिया, x2 माइनस x1 का नॉर्म अलग से लिख दिया। f का नॉर्म मैंने 1 के इक्वल माना था तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और ये यहाँ पर आ गया। इसका मतलब कि जो fx2 माइनस fx1 यहाँ पे लेस देन इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x2 माइनस x1। यहाँ पर मैं अगर x0 को ऐड कर देती हूँ और x0 को प्लस कर देती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होकर वापस से फिर से यहीं पर आ जाएंगे हम। और ये यहाँ पर ये एक तरीके से ये इनइक्वालिटी सेम चलेगी। यहाँ पर ये मैंने इनमें से x2 प्लस
एक्स नॉट इसको साथ लिखा है, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स वन, माइनस अगर माइनस वन कॉमन ले लेती हूँ तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स नॉट प्लस एक्स वन दोनों पॉजिटिव करके यहाँ पर मैंने लिख दिया। बट अभी भी किसके अंदर है, नॉर्म के अंदर है, यहाँ पर ये किसके अंदर है, नॉर्म के ही अंदर है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को निकालती भी हूँ तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव है, नॉर्म के अंदर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम एक इनइक्वालिटी यूज करेंगे, ये इनइक्वालिटी आपको पता ही है, तो एक्स और वाई का जो नॉर्म है उसको मैं अगर अलग अलग करके लिखती हूँ तो मेरे पास क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू इनइक्वालिटी है, इनके इंडिविजुअल में अगर मैं सेपरेट करके लिखती हूँ। नेक्स्ट वही सेम हमने करा है, इनइक्वालिटी आ गई और उसको अलग अलग करके लिख दिया। अब इस साइड क्या चल रहा था आपका, fx2 माइनस fx1 चल रहा था। ओके, यहाँ पर माइनस लगा दो। तो मैंने क्या करा, माइनस fx1 इधर ही रखा, यहाँ से x1 प्लस एक्स नोट वाली क्वांटिटी को इस साइड भेजा तो ये नेगेटिव और नॉर्म ऑफ दिस आ गया, साइन एज इट इज। इस क्वांटिटी को एज इट इज इधर रखा और इसको मैंने इस तरफ भेज दिया। ये मैंने इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। अगर आप उस वाली इक्वेशन को 6 मानते हो तो इसको 7 मान लेना। लेट a एंड b बी एनी टू रियल नंबर सच दैट, इस पूरी क्वांटिटी को, एक क्वांटिटी को मैंने a मान लिया, दूसरी क्वांटिटी को मैंने b मान लिया, सुप्रीमम और इन्फिमम करके, ठीक है। तो मैं अगर इनकी वैल्यूज वापस से 6th में सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो इस तरीके से लिख सकती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। आप लिख तो वैसे ये भी सकते हो, अगर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, ए एंड बी नहीं मानते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको जब आप लिखोगे वाई नॉट इससे लेस देन या इससे ग्रेटर देन, ये इसका सुप्रीमम है या फिर ये इसका इनफिमम है, तो आपको पूरी वैल्यू लिखनी होगी और कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप कोई वैल्यूज को मान लेते हो कि सुप्रीमम वैल्यू है, ये इनफिमम वैल्यू है, तो आप इजिली ए एंड बी आराम से लिख पाओगे। और अगर हम पीछे जो आते हैं तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने बोली थी कि हम वाई नॉट को इस तरीके से चूज कर रहे हैं कि एफ नॉट का जो नॉर्म है वो लेस देन 1 आ जाए। तो यहाँ पर अब हम बता सकते हैं कि जो चूज वाई नॉट इन सच अ वे दैट कि वाई नॉट का जो ये वाई नॉट की जो ये क्वांटिटी थी वो ए और बी के बीच में हो, ठीक है। इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर बनाया कंडीशन बताई हुई है, दैट इज सुप्रीमम ऑफ दिस। वही कुछ नहीं करा हुआ, सेम फिर से वही वैल्यू ए और बी की सब्स्टिट्यूट कर रखी है ये बताने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ये तो हमने वही सेम लिखा हुआ है, इनफिमम और सुप्रीमम हटाकर लिखा हुआ है। और इसके बाद ये जो 4th एंड 5th अभी आपने इक्वेशन डिस्कस की थी तो वहाँ पर भी हमने वाई नॉट के लिए निकाला था, वही सेम चल रहा था, तो वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 4th एंड 5th, आप पीछे जाके इक्वेशन देख सकते हैं। सो वी हैव चूज वाई नॉट इन सच अ वे दैट कि वाई नॉट की वैल्यू इस तरीके से होगी। कुछ जो स्टेप्स हैं जो आपको लगता है कि अननेसेसरी हैं या बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप उन सब चीज़ों को हटा सकते हैं। देन एफ नॉट की जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो किस तरीके से आ गई, लेस देन 1 आ गई। क्यों, क्योंकि अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको भी स्टेटमेंट दिखाई थी कि हम वहाँ पर लिखा था कि चूज़ हमें वाई नॉट इस तरीके से करना है कि एफ नॉट की जो वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 आ जाए। तो यहाँ पर आपने वाई नॉट की कैसी वैल्यू चूज़ कर ली है सच दैट कि उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में है, इसकी इक्वल है। तो मैं अब ये कह सकती हूँ कि जो एफ नॉट का जो नॉर्म है वो लेस देन 1 है। देन फ्रॉम 3rd एंड 7th मैं ये बोल सकती हूँ कि जो एफ नॉट जो एफ का नॉर्म है वो एफ नॉट के नॉर्म के इक्वल आ जाएगा। कैसे, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब केस 2 पर आ जाते हैं। अभी तक जितना भी पार्ट हमने करा वो रियल के लिए ही करा था, तो अब यहाँ से कॉम्प्लेक्स का स्टार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स का स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, ये आपका M2R होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि जो आपका डोमेन है वो सब स्पेस है, ठीक है, एम। तो एन तो आपका लीनियर स्पेस है, मैंने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर आप एम कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स का। तो सेम यहाँ पर वही लाइंस हैं, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शन आपने M2, यहाँ पर कोडोमेन आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। अब बस चीज़ें यही है कि आप जो आप फॉर्मेशंस बनाओगे वो थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है, आयोटा का यूज़ करेंगे। फंक्शन यहाँ पर fx जो है वो मैंने इस तरीके से मान लिया, gx प्लस आयोटा hx। यहाँ पर gx और hx कैसे हैं, आपके रियल वैल्यूड फंक्शन है रियल स्पेस m में, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि g और h को मैंने रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों माना है, तो g और h तो आपके रियल वैल्यू ही रहेंगे, वो तो आयोटा जो है वो उनको कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब आप कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं और a प्लस आयोटा बी मैं ऐसे लिखती हूँ तो ये पूरी क्वांटिटी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है या फिर आप इमेजिनरी नंबर है, बट a एंड b तो रियल वैल्यूड होते हैं, ठीक है।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। नाउ यहाँ पर अगर ये देखो, अगर ये डिवीजन एल्गोरिदम होता था हमारा कि मैं 5 को 2 से अगर डिवाइड करती हूँ तो समथिंग कैसे आ रहा है, 2 to the 4, ये रिमाइंडर मेरे पास 1 आ गया। इसका मतलब जो इसका डिविडेंड है उसको मैं उसके डिवाइजर मल्टीप्लाई उसका जो क्वेश्चन है प्लस रिमाइंडर इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो यहाँ से अब आप रिलेट कर सकते हैं, कुछ इसी तरीके की फॉर्म मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो यहाँ पर अब आप देखो जो gx की वैल्यू है वो 4 है, fx की वैल्यू है वो क्या है, 5 है। तो आप इस वे से बोल सकते हो कि जो gx इज इक्वल्स टू लेस देन इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। अब यहाँ पर मोड नहीं लगाना आपको, आप इस तरीके से कह सकते हैं। इज इक्वल्स टू भी हो सकता है, इनकेस अगर रिमाइंडर मान लो 0 हो जाता है तो आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में अगर दोनों पे मोड लगा देती हूँ तो भी सेम इनइक्वालिटी चलेगी। इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ, फंक्शन का नॉर्म अलग से लिख दिया और x लिख दिया। यहाँ पर जो f नॉर्म ऑफ f था वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। नॉर्म ऑफ x किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। ये आपको ये था एक्चुअली लेस देन इज इक्वल्स टू 1, जो मैंने फंक्शन सुप्रीमम वाला फंक्शन आपको बताया था। तो वहाँ पर मैंने ये नोम मेंशन किया था कि जो x का नोम है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी सेम चल रही है। अगर मैं ये जो है इसके इक्वल है बट इनइक्वालिटी आप सेम रखिएगा क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 into 1, आपकी इनइक्वालिटी यही चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको पता लग गया कि जो ये gx वाला जो फंक्शन है वो एक तरीके से लेस देन इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि g इज बाउंडेड लीनियर फंक्शन ऑन m। सिमिलरली आप h को भी बोल सकते हैं कि h भी क्या हो जाएगा, h इज ऑल्सो बाउंडेड लीनियर फंक्शन ऑन m एज f आयोटा x। अब जैसे कि x की जगह मैं आयोटा x पुट कर रही हूँ क्योंकि मैं पुट कर सकती हूँ, अब मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू की बात कर रही हूँ। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आयोटा एफ एक्स इस प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट है g आयोटा x प्लस आयोटा h आयोटा x। यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज x डाली थी उसकी जगह बस मैंने आयोटा x कर रखा है। तो यहाँ पर आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा gx, इसका आयोटा भी बाहर आ जाएगा, इसका भी आयोटा बाहर आ जाएगा। तो आयोटा होल ब्रैकेट gx प्लस आयोटा hx, g आयोटा x प्लस आयोटा h, ये एज इट इज आयोटा। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, gx माइनस hx, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट को इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो आयोटा के तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो ये आ गया। तो कुछ ऐसे स्टेप्स जो हैं काफ़ी हर एक स्टेप क्लियरली लिखा हुआ है बट एग्जाम्स में आप चीज़ों को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेयरिंग रियल पार्ट्स एज। तो यहाँ पर अगर मैं रियल पार्ट्स को कंपेयर करती हूँ तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या है -hx, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है g आयोटा hx, सॉरी g आयोटा x, क्योंकि यहाँ पर आयोटा लग गया है तो इधर ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, इधर ये वाला इमेजिनरी पार्ट बन गया। कंपेयर कर लो रियल पार्ट्स को तो -hx इज इक्वल्स टू g आयोटा x। अब ये मैंने ये जो स्टेप्स किए वो करे क्यों, अब यहाँ पर देखो मैंने स्टार्टिंग में g और h दो फंक्शंस मान लिए थे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इनकी हेल्प से, ये जो प्रोसेस स्टेप्स मैंने किए हैं इनकी हेल्प से मैं एक फंक्शन को यहाँ से हटा दूंगी और दो की जगह सिर्फ एक ही फंक्शन को रखूंगी। नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव का साइन है वो राइट हैंड साइड आ गया, हेंस एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब बस मैंने एच एक्स की वैल्यू आप जो फर्स्ट आपने स्टार्टिंग में लिखा था वहाँ पर आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स माइनस आयोटा जी आयोटा एक्स। Since g is a bounded real valued linear function on M, then from case 1 it can be extended to a real function g naught on M naught। अब यहाँ पर जो g फंक्शन है वो कैसा हो गया, बाउंडेड रियल वैल्यूड लीनियर फंक्शन हो गया M में। तो अभी जो मैंने केस 1 डिस्कस किया था रियल के लिए तो ये सारी प्रॉपर्टीज वही आ रही हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं g को भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, किसमें, g नॉट में, और किसके ऊपर होगा, m नॉट के ऊपर होगा, g m पर g नॉट m नॉट पे, और सच दैट कि आपस में g और g नॉट का जो नोम है वापस में इक्वल आएगा और किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो अभी जो मैंने रियल का केस डिस्कस किया था वहां से मैंने इन तीनों स्टेप्स को लिखा है। आगे आ जाते हैं, डिफाइन एफ नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट, यहाँ पर आपका डोमेन हो गया और कॉम्प्लेक्स में इसका कोडोमेन हो गया, जैसे कि हमने अभी रियल वाले केस में किया था वही यहाँ पर किया है। एंड एफ नॉट एक्स किसके इक्वल है, अभी हमने देखा ये जी नॉट एक्स माइनस आयोटा जी नॉट, ये बस फंक्शन में आपने एफ की जगह एफ नॉट, जी की जगह जी नॉट कर दिया है तो ये आ गया।
दिस इम्प्लाइज दैट एफ नॉट इज द एक्सटेंशन ऑफ एफ। ये वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। इफ एफ नॉट इज अ रियल देन एफ नॉट एक्स इज इक्वल्स टू जी नॉट एक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने रियल वाले केस में ये बात बोली थी। ठीक है, तो अगर एफ नॉट कैसा है, रियल है, तो मैं एफ नॉट एक्स को जी नॉट एक्स के इक्वल रख सकती हूँ। या इसी स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इफ एफ नॉट इज रियल देन एफ नॉट इज द एक्सटेंशन ऑफ एफ। नेक्स्ट वी प्रूव दैट कि एफ नॉट क्या है, लीनियर है। तो मैं यहाँ पर मैंने क्या करा, एम नॉट से एक्स और वाई ले लिया। देन सेम स्टेप अभी जो पीछे करा है वही किया है। एफ नॉट एक्स प्लस वाई था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये जो है यहाँ पर एक्स की जगह मैंने एक्स प्लस वाई पुट करा है। तो यहाँ हो गया एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी हो गया एक्स प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं जी नॉट एक्स, इसको लिख सकते हैं प्लस जी नॉट वाई माइनस आयोटा। यहाँ पर हो गया आयोटा, मैंने अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि जी नॉट जो है वो लीनियर है। जी नॉट प्लस जी नॉट वाई माइनस, अब ये जो नेगेटिव, ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया है, ये हो जाएगा आयोटा जी नॉट आयोटा एक्स। सेम वही स्टेप है आगे, जी नॉट माइनस आयोटा जी नॉट, ये वाला जो पोर्शन है इसको एक्स वालों को मैंने एक साथ कर दिया, वाई वालों को मैंने इधर एक साथ कर दिया। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका एफ नॉट एक्स, ये आपका बन रहा है एफ नॉट वाई। एडिशन की जो लीनियर वाली प्रॉपर्टी थी वो मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दी। अब स्केलर की रह गई है, तो यहाँ पर अब जो मैं x प्लस वाई ना पुट करके एल्फा एक्स पुट करूंगी, जहाँ पर भी x था, तो यहाँ पर मैंने सेम जगह कर दिया। ये एल्फा बाहर आ सकता है, जी नॉट एक्स माइनस आयोटा, एल्फा मैंने यहाँ पे भी बाहर कर दिया, जी नॉट आयोटा एक्स। एल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया, यही हो गया, और इसकी जो वैल्यू है वो एफ नॉट एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर जो लीनियर प्रूफ करना था वो हो गया। नाउ फॉर कॉम्प्लेक्स, अब मैंने क्या करा था, लीनियर के लिए एडिशन और स्केलर तो कर दिया, अब मैं कॉम्प्लेक्स के लिए क्या कर रही हूँ, एक एल्फा ना रखकर, जो मल्टीप्लाई वाला था उसमें एल्फा ना रखकर आयोटा मल्टीप्लाई करके कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सेम वैसे ही करना है, इसमें भी कोई भी चेंजमेंट नहीं है। जी नॉट आयोटा एक्स प्लस ये जो नेगेटिव था वो बाहर चला गया, तो ये जगह प्लस आयोटा जी नॉट एक्स। ठीक है, आगे है आयोटा बाहर गया, जी नॉट एक्स प्लस जी नॉट आयोटा, इसको मैंने यहाँ पर अंदर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर मैं आयोटा, इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया एक बार और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर भी आयोटा आ गया, नीचे भी आयोटा आ गया। इन दोनों में से अगर मैं अब आयोटा कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ये हो गया जी नॉट एक्स प्लस, अब यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ दो, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 आयोटा बच जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई भी किया था, डिवाइड भी किया था। मल्टीप्लाई वाला तो बाहर चला गया, डिवाइड वाला सिर्फ यहाँ पर रह गया, दैट इज 1 आयोटा। अब मैंने फिर से यहाँ पर क्या कर रखा है, आयोटा को मल्टीप्लाई कर रखा है और डिवाइड कर रखा है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे आयोटा नहीं चाहिए, आयोटा स्क्वायर यहाँ पर मैं इसको -1 आगे पुट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने फिर से आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और जी नॉट आयोटा एक्स हो गया। आगे यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है, सेम वही स्टेप है। नेक्स्ट यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, और ये क्या बन गया आपका, फिर से एफ नॉट एक्स का फंक्शन बन गया। नेक्स्ट है इफ एल्फा इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बीटा। अब जब मैंने फर्स्ट केस डिस्कस किया था तो मैं अल्फा को क्या मान के चल रही थी, रियल मान के चल रही थी। अब मैं कॉम्प्लेक्स का केस डिस्कस कर रही हूँ, तो अल्फा को मैं क्या मान के चलूँगी, कॉम्प्लेक्स मान के चलूँगी। तो उसकी फॉर्मेशन किस टाइप से होगी, ए प्लस आयोटा बीटा के टाइप से हो सकती है। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। अल्फा की अब आप वैल्यू पुट कर रहे हो, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस आयोटा बी एक्स। अंदर मैंने एक्स को मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा एफ नॉट ए एक्स प्लस आयोटा एफ नॉट बी एक्स। ए आपका बाहर गया, एफ नॉट एक्स आयोटा बी एफ नॉट एक्स, ये हो जाएगा आपका एफ नॉट एक्स और ए प्लस आयोटा बी कॉमन ले लोगे, एफ नॉट ए प्लस आयोटा बी एफ नॉट एक्स। तो ये हो गया आपका एल्फा की वैल्यू थी, तो एल्फा एफ नॉट एक्स। तो अब मैं कह सकती हूँ हेंस एफ नॉट इज अ complex valued linear functional on m naught which is the extension of f on m। नेक्स्ट अब हमें क्या प्रूफ करना रहेगा, ये यहाँ तक तो मेरा हो गया कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लीनियर फंक्शन है। अब बस मुझे प्रूफ करना है कि जो f का नॉर्म है वो f नॉट के इक्वल है। तो ये उससे थोड़ा इजी है, सिंस f नॉट जो है वो एक्सटेंशन है f की, तो एफ नोट क्या है, एक्सटेंशन है। इसका मतलब कि ये आप लिख सकते हो, एफ नोट यहाँ पर एक्सटेंशन है, इसका मतलब जो नॉर्म होगा एफ नोट का वो ग्रेटर देन होगा किसके, एफ से। सो ये मेरा आ गया कि एफ नोट का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब बस मुझे इतना ही प्रूफ करना है कि जो एफ नोट का जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, जैसे कि आपस में इक्वल हो जाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो एफ नोट एक्स का जो मोड है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 हो जाए। ये वही सेम कॉन्सेप्ट लगा है जो भी हमने रियल के लिए किया था। इफ एफ नॉट इज अ रियल वैल्यूड देन नथिंग टू प्रूव। अभी आपको ये लेमा आई नो बड़ा लग रहा है,
एक बार मैं थ्योरम डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में आपको क्या चीज़ लिखनी है और क्या चीज़ नहीं लिखनी, कितना अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। इफ़ एफ नॉट इज़ अ रियल वैल्यूड देन नथिंग टू प्रूव। अगर एफ नॉट रियल वैल्यूड है तो आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी केस 1 पूरा रियल वैल्यूड के ऊपर ही था। इफ़ एफ नॉट जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो एफ नॉट एक्स आप किसकी इक्वल लिख सकते हो? आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ई आयोटा थीटा इस फॉर्म का होता है और ये आपको पता है, दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आगे मैं यहाँ पर अगर मोड लगाती हूँ तो दोनों तरफ मोड लग गया, इसको आप इस तरीके से अलग करके लिख सकते हो और यहाँ पर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है, स्क्वायर हो जाता है इनका और ये किसके इक्वल है? 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो ये किसके इक्वल आ गया? आर के इक्वल आ गया। आर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालती हूँ तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाई ई टू द पावर आयोटा थीटा एफ नॉट एक्स, इसके इक्वल हो गया। यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाली तो मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी। ये मैं अगर ऊपर न्यूमरेटर में लिखती हूँ तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज ई टू द पावर आयोटा थीटा एफ नॉट एक्स। सो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो फंक्शन के हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो ये मैंने अब इस फंक्शन के अंदर लिख दिया, दैट इज ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा एक्स। अब मैं इस पार्ट का अगर नॉर्म निकालती हूँ तो किस तरीके से जाएगा? अलग अलग करके इनको लिख सकते हैं। दोनों का नॉर्म जो है किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये पूरा किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। ये मैंने अभी आपको, जैसे कि मैंने इसका निकाला वैसे ही सेम आपको ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा का भी नॉर्म आ जाएगा। तो ये आ गया 1 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट एफ नॉट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड एफ नॉट दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? मोड ऑफ एफ नॉट एक्स के इक्वल आ गया। ये अभी हमने प्रूव करा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। सिमिलरली अगर मैं जी नॉट के लिए बोलती हूँ तो ये चीज़ ट्रू होगी। देन एफ नॉट मोड ऑफ एफ नॉट इज लेस देन इज इक्वल्स टू द सुप्रीमम ऑफ दिस, और यहाँ पर जो मेरा फंक्शन है वो उसकी जगह पे मैंने जी नॉट लिख रखा है। ठीक है, जी नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा एक्स, तो ये जो वैल्यू है इससे लेस देन इज इक्वल्स टू है, जहाँ पर वही सेम चीज़ है कि मोड जो नॉर्म जो आपका एक्स का होगा वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होगा, जैसा कि मैंने आपको रियल के केस में बताया था। ये रहा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो f है वही हमने सेम यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, उसी का मोड है, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है उसका नॉर्म। तो यहाँ पे इसी केस में हमने सेम करा है। ये यहाँ पर किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो मैंने वही सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और यहाँ पर जो नॉर्म है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 आ गया। फर्दर ये जो क्वांटिटी है वो आपकी जी नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्यों हमें इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर एफ नॉट ये जो क्वांटिटी थी वो हमने बोला कि ये मोड ऑफ एफ नॉट एक्स के इक्वल है। सिमिलरली जी नॉट को भी इसी तरीके से बोल सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है सुप्रीमम ऑफ दिस, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? जी नॉट नॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने एफ नॉट का फंक्शन आपने बनाया वैसे ही हम जी नॉट का फंक्शन बनाएंगे। जी नोट को मैं ऑलरेडी पहले ही जी फंक्शन को बता चुकी हूँ कि वो कैसा है, लीनियर बाउंडेड फंक्शन है। यहाँ पर भी जो जी का नॉर्म है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, जैसे कि रियल के केस में एफ का नॉर्म हमारे पास 1 के इक्वल था। तो अब आप क्या कह सकते हो कि जो मोड है एफ नॉट एक्स का वो किसके लेस देन आ गया? ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। ये इनइक्वालिटी ये सेम चल सकती है। ठीक है, ये आपस में इक्वल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो ये आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो नॉर्म होगा एफ नॉट का वो क्या आ गया? लेस देन इज इक्वल्स टू 1। तो फ्रॉम 9 एंड 10 आप क्या बोल सकते हो कि आपस में इन दोनों की जो नॉर्म्स हैं वो इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ तक तो हमने लेमा प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब बस थ्योरम रह गई है। थ्योरम में बस आपको जो मैंने अभी तक आपको बताया उनका रिजल्ट यूज़ करेंगे, चाहे वो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हो, लेमा का यूज़ हो, क्योंकि लेमा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस थ्योरम में। इसी की हेल्प से ही हम उसको प्रूव कर पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी उस थ्योरम को और फिर आपको बताऊंगी कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है ये थ्योरम तो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कितना पोर्शन लिखना है। इतने पोर्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।